इसमें आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ अपनी प्री अरेस्ट बेल की कॉन्फर्मेशन के लिए, जिससे जहांगीरी साहब ने मेरा केस सुना। मुझ पर इल्ज़ाम जो था वो ये था कि मेरी ईमा में सब कुछ हुआ। जज साहब ने बड़ी वजाहत से प्रोसिक्यूशन से पूछा, क्या शाह महमूद कुरैशी मौके पे मौजूद थे? उन्होंने कहा जी नहीं। उन्होंने कहा उनकी ईमा का अबेटमेंट की आप बात कर रही हैं, आपके पास कोई एविडेंस है? जवाब था नहीं। तो जब मैं मौके पे ही नहीं हूं, मेरी ईमा का एविडेंस ही नहीं है, तो जज साहब ने मेहरबानी फरमाते हुए मेरी बेल कंफर्म कर दी है। मैं आज एक दो अहम डेवलपमेंट पर आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। आपके इल्म में है कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जो पाकिस्तान का स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसकी मंजूरी दे दी है और $3 अरब की जो ब्रिज फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगी 3 किस्तों में। अब 3 किस्तों के अंदर जो काबिले गौर चीज़ है, एक तो है उसका फाइनेंशियल, लेकिन उसकी एक पॉलिटिकल पहलू भी मुझे दिखाई दे रहा है। और वो क्या है? और वो ये है कि 3 किस्तें होंगी। पहली किस्त मिलेगी मौजूदा हुकूमत को, दूसरी किस्त मिलेगी केयर टेकर सेटअप को, और तीसरी किस्त मिलेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट को। यानी कि इस फैसले में इंतखाबात को एक बड़े सटल तरीके से परो दिया गया है और ये काबिले गौर और काबिले जिक्र चीज है। एक नंबर 2, अब तो खुद पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि उन्होंने, और वो काबीना का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है, काबीना ने फैसला करना है और वो कह रहे हैं कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर आइन की रूह से 90 दिन के इंतखाबात की पीपल्स पार्टी ख्वाहिश रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। अगर उनका नुक्ता नजर देखें तो लगता है कि वो टर्म मुकम्मल यानी कि 12 अगस्त को हो जाएगी, तो 14 को वो समझते हैं कि हुकूमत जाएगी। यानी कि उनकी कोशिश है कि इंतखाबात 60 दिनों में हों। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहां मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि PTM के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। ANP के सदर एमल वली साहब ने एक्यूज किया है JUI के गवर्नर को कि वो खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जमात के लिए माहौल साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ANP के मफादात के बरक्स वो काम कर रहे हैं। तो ये एक आपको जो हुकूमती इस वक्त जो टोला है, उनकी सोच और उनकी जो सियासी दरारें हैं, वो आप जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं वो वाज़े होती दिखाई दे रही हैं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत ने अयाज सादिक साहब की सरबराही में एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील की है और वो पार्लिमानी कमेटी इंतखाबी इस्लाहात पर गौर व फिक्र कर रही है।
गालिबन 2 नशिस्तें भी हो गई उनकी। जो अखबारात में मैंने पढ़ा है और मीडिया से मुझे आगाही हासिल हुई है, उस कमेटी के सामने 73 के लगभग तरामीम रखी गई हैं और उस पर तबादला ख्याल हो रहा है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, एक मेजर स्टेक होल्डर है, और इन ये जो कमेटी के सामने जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो तबादला ख्याल हो रहा है, वहां तहरीक इंसाफ को दावत नहीं दी गई। सवाल है क्यों? क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? क्या उनकी ओपिनियन दरकार नहीं है? क्या कंसेंसस, एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए, बेहतरी के लिए ये मुनासिब ना होता कि उनको भी दावत दी जाती? चुनाचे मैं अयाज सादिक साहब को, जो कमेटी के सरबराह हैं, हमारे स्पीकर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा, एंड बज़ाहिर एक फेयर इंसान दिखाई देते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगली नशिस्त में आप तहरीक इंसाफ को नुमाइंदगी दीजिए। अगर हम नेशनल असेंबली में नहीं हैं तो सेनेट में तो मौजूद हैं। मैं प्रपोज कर रहा हूं उनकी कंसिडरेशन के लिए कि सैयद अली जफर सेनेटर हैं, पार्टी के और लॉ नोइंग हैं, वो और हमारे कुछ सेनेटर्स को शामिल करके हमारा नुक्ता नज़र भी शामिल कर लें, क्योंकि अगर इंतखाबात होने हैं तो उन इंतखाबात की ओनरशिप बहुत ज़रूरी है। एक लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो इंतखाबात पर बिला वजह सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे, और मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस कमेटी को फराख दिली से तहरीक इंसाफ को दावत देनी चाहिए और उनका नुक्ता नज़र भी सुनना चाहिए। मेरी अगली बात जो मैं करना चाह रहा हूं वो ये है कि MDIMF ने अपना एक जायजा रिपोर्ट आज शाया की है, मेरी नज़र से गुजरी है। उस जायजा रिपोर्ट में उन्होंने स्टैंड बाय एग्रीमेंट के साथ बहुत सी कंडीशनैलिटीज का जिक्र किया है कि अगर स्टैंड बाय एग्रीमेंट ने पाया तकमील को पहुंचना है तो आपको ये इस्लाहात करनी होंगी, यानी कि आपको ये इकदामात उठाने होंगे, और उसकी तफसील में नहीं जाता क्योंकि आपके सामने वो दस्तयाब है और आप उनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं कहने की जो कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स का खास तौर पर जिक्र किया गया है, क्योंकि सर्कुलर डेट जो है हमारा वो बढ़ता चला जा रहा है, तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है और लम्हा फिक्रिया है। उस पे वो कह रहे हैं, इन अदर वर्ड्स वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको सर्कुलर डेट को एक माकूल हद तक रखने के लिए आपको मजीद टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा। ₹1.24 पहले बढ़ चुका, और लगता है कि आज के इशारे से ये दिखाई दे रहा है कि हुकूमत को बिजली के निर्ख मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। इस वक्त कैफियत ये है कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग, तवील लोड शेडिंग जारी है। इस वक्त एक ख्याल है कि 7 से 8 हज़ार तक शॉर्टफॉल है। उसका नतीजा ये है कि घंटों की लोड शेडिंग हो रही है शहरों में, और देहात में तो बिजली जाती नहीं, कभी कभी आती है। 12-12, 14-14 घंटों की इस गर्मी के आलम में, इस हबस के आलम में लोग जो है वो लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके ऊपर मजीद जो है टैरिफ बढ़ाने की उन्हें नवीद सुना दी गई है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है इस हुकूमत ने बहुत ताख़ीर की, और ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर इनमें यकसुई होती तो आज से 8-9 माह पहले यही रिजल्ट आ जाता जो आज आया है। मिफ्ता इस्माइल साहब और डार साहब की सोच की खलीज जो है वो आपके सामने है, और डार साहब
उनको रिट्रीट करना पड़ा। और जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे, आज लगता है उनकी बात में ज्यादा वजन दिखाई दे रहा है। वो भी नून के थे, ये भी नून के हैं, वो भी वजीर खजाना थे, ये भी वजीर खजाना हैं। मेरी नज़र में डार साहब ने ताखीर करके मईशत को मजीद दुश्वारियों से दो चार किया है। हमारा रुपया मजीद गिरा है, डिप्रिशिएट हुआ है, और अब तो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट जो मार्केट बेस्ड होगा उसका इम्पैक्ट जो होगा वो भी आपके सामने है और आ रहा है, आ चुका है। और बहुत सी जो गोमगो की सूरत थी, जो इंडस्ट्रियल अनसर्टिनिटी और इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो आज हुकूमत कोशिश कर रही है कि माहौल बेहतर किया जाए, और दुरुस्त कोशिश है, पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। और एक अच्छा पेशरफ्त है कि काउंसिल बनी है जो कि इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते में रुकावट है उसको दूर करती है। मैं उसके हक में हूं, मैंने इसको देखा है, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव। इसी तरह मैं समझता हूं जो ज़राअत के पेशे में पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। तहरीक-ए-इंसाफ जो मुस्बत चीज़ है उसको रद्द कभी नहीं करेगी। हमारा मफाद इस मुल्क के मफाद से जुड़ा हुआ है, और जो पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है, अगर उसकी तरफ कोई भी कदम लेता है तो हमें फराख दिली से उस मुस्बत कदम को अपनाना चाहिए, उसकी तायीद करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के ज़राई सेक्टर में बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है, और अगर सही इस्लाहत की जाए और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अट्रैक्ट किया जाए, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और हमारे जो सबसिस्टेंस फार्मर है और हमारा जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, उनकी यील्ड में जो डिफरेंस है, अगर उस गैप को ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने की पोजीशन में होगा। हमें जो अरबों डॉलर हम मंगा रहे हैं खुर्दनी अशिया के लिए, हमें उस पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। डॉलर आज हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। डॉलर की कमी की वजह से हम IMF के पास गए हैं ना, तो जो डॉलर ज़राअत बचा सकता है इमीडिएट फ्यूचर में, वो कोई शोबा नहीं बचा सकता। तो इस पे भी मैं समझता हूं कि एक कौमी इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए और पेशरफ्त होनी चाहिए। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। ये तासुर के एक किसी खास टोले की तरफ झुकाव है, ये मुल्क के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरियत के मफाद में नहीं होगा, ये जमहूरी इदारों के मफाद में नहीं होगा। इसलिए ये वक्त है बड़ी फहमो फरासत का, ये वक्त है स्टेट्समैनशिप शो करने का, ये वक्त है लीडरशिप शो करने का। और मैं तवक्को करता हूं कि पाकिस्तान के जितना जी शऊर तबका है वो मिलकर हमारे हम कलाम होगा, ताकि इस मुल्क में आइन के मुताबिक फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी साख बहाल कर सकता है। इंतखाबात अगर वो शफाफ करवा देता है, उससे इलेक्शन कमीशन की साख में इजाफा होगा। और इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इदारा है, एक आइनी इदारा है, जो हमें उसकी जरूरत कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लोगों का उस पर एतमाद होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया। आप ये बताइएगा कि जिस तरह से तोशाखाना केस की ट्रायल की मिसाल हम देख रहे हैं कि एक जज की जानब से, चेयरमैन PTA की जानब से अदम एतमाद किया गया, लेकिन वो डे टू डे हियरिंग कर रहे हैं और इस केस को चूंकि गवाह भी बहुत कम है, क्या इमरान खान की नाअहली देख रहे हैं आप इस केस में? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, तोशाखाना का आपने हवाला दिया है, एक बहुत दिलचस्प एक एनालिसिस आया है पिलडैट के हमारे हैं बहुत ही एक जिम्मेदार दोस्त अहमद बिलाल महबूब साहब, उनका एक आज ही तज्जिया सामने आया है तोशाखाना के बारे में। मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर पढ़िए। थैंक यू। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद उसके ऊपर एक मेजर क्रैकडाउन किया गया, मगर KP में इस तरह का मेजर क्रैकडाउन नहीं हुआ जमात के खिलाफ। क्या कोई सेटलमेंट हो रही है आइंदा इंतखाबात में कि KP को एक बार फिर PTI दे? मेरी आपसे गुजारिश होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ के आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या मीडिया के दोस्त हैं, उनसे रुजू कीजिए
वो आपको हालात हादरा से सही आगाह करेंगे। लगता है कि आपकी मालूमात नाकाफी हैं। थैंक यू। शाह साहब, डॉक्टर हमले के बारे में बताया, आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है? बिल्कुल कानूनी है। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने कहा डॉक्टर आपके हाथों में लेके सुन लीजिए, उनके 4 साल सुन लीजिए, सवाल आ गया, सवाल आ गया ना भाईजान। सुनिए। मैं भी उनकी हमशीरा से मिला हूं। वो मैं जब वजीर खारजा था तब भी मिला करती थी, और हत्तुल वसा कोशिश की गई कि आफिया बहन वापस आ जाएं।